हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। तो हम काफ़ी दिनों बाद में आज यूट्यूब पे मिल रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की जो पोस्ट वैकेंसीज निकली हैं उनकी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उनका सिलेबस क्या है और उसको सिलेबस के लिए हमको कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना है, रेफ़र करना है। तो चलिए हम आज इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट 54 पोस्ट की वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट किया गया था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 2023 में ही। उसके बाद में इसमें कुछ हल्के फुल्के चेंजेस किए गए थे जिनका टाइम टू टाइम उसके अलग अलग कोरिजेंडम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए थे। तो हम ज़्यादा कितनी वैकेंसीज हैं इनके बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल है वो 54 वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट हुआ है। और इन वैकेंसीज के लिए जो एज लिमिट है वो कितनी है, 18 से लेके 42 ईयर्स तक। जो भी कैंडिडेट इस एज ईयर के बीच में है वो इसका फॉर्म तो ऑलरेडी भरा जा चुका है, तो वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो फॉर्म वगैरह सब ऑलरेडी 2023 में ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। तो आज हम केवल डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस क्या थी, इसके लिए क्वालिफिकेशन से कि आपका जो बीटेक है, बैचलर डिग्री है, वो किस में होनी चाहिए। बीटेक सिविल में होनी चाहिए या केमिकल में होनी चाहिए या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका 10th-12th में हिंदी या संस्कृत इनमें से एक सब्जेक्ट आपके होना चाहिए। तो ये आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन थी इस एग्ज़ाम के लिए। तो ये अनाउंसमेंट था कि क्या सिलेबस है, क्या क्या पोस्ट हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो इसकी एग्ज़ाम है वो बेसिकली तीन फेज में होगी। तीन फेज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम होगी आपकी। उसके बाद में आपका होगा, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद में आपका होगा सब्जेक्टिव पेपर। और आप सब्जेक्टिव पेपर भी क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद में आपका होगा इंटरव्यू। तो इस एग्ज़ाम में जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो केवल आपकी स्क्रीनिंग यानी स्क्रूटिनी के लिए आपका लिया जाएगा। तो इस जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसके कोई भी नंबर हो काउंट नहीं होंगे। आपके जो फाइनल स्कोर होगा वो सब्जेक्टिव और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका फाइनल स्कोर बनेगा और इसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि स्क्रीनिंग में क्या क्या होने वाला है। तो स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगा उसमें आपके 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के 100 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू बेस्ड। और हर क्वेश्चन है वो 1 मार्क का होगा। तो पेपर होगा टोटल वो 100 मार्क का पेपर होगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और इस एग्जाम का जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है वो 2 घंटे होगा, मतलब 120 मिनट। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको लगभग सफिशिएंट टाइम मिलेगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सबके इक्वल मार्क है। ठीक है, एक खास बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हर क्वेश्चंस में कितने ऑप्शंस आएंगे। 5 ऑप्शंस आपको दिए हुए आएंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो 5वां ऑप्शन है वो ये रहेगा, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप वो नहीं करना चाहते हो, तो वहाँ पे एक रहेगा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। ओके, सो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप उसको छोड़ने वाले हो, तो उस क्वेश्चन में आपको जो 5th ऑप्शन है उसको उसके जो राउंड है उसको फिल करना पड़ेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन बिना फिल किए हुए नहीं छोड़ना है, अदरवाइज उसकी भी नेगेटिव मार्किंग है। तो इस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगी स्क्रीनिंग टेस्ट में, उनमें यहाँ पे हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हो तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप कोई क्वेश्चंस को खाली छोड़ रहे हो, कोई भी जो आपका सर्कल है वो आप खाली छोड़ रहे हो, तो उसका भी 1/4 है वो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। जो नहीं आता है उसका भी 5th ऑप्शन आपको अटेम्प्ट करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये पूरी एग्जाम है वो इंग्लिश में होने वाली है। यहाँ पे कोई हिंदी में पेपर नहीं होगा, कोई भी हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और स्क्रीनिंग टेस्ट को वही लोग पास कर पाएंगे जो एटलीस्ट 25% है वो मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। 25 का मतलब टोटल पेपर 100 नंबर का होगा, तो आपको 25 नंबर तो इस एग्जाम को स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करने के लिए आपको चाहिए। लेकिन एक खास बात और,
स्क्रीनिंग टेस्ट में केवल 1/4 टाइम कैंडिडेट्स को ही सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे अगर टोटल 54 पोस्ट हैं, टोटल 54 पोस्ट हैं तो 54 बाई मल्टीप्लाई बाई 4, ओके, तो 216 कैंडिडेट्स को यहाँ पे सब्जेक्टिव के लिए उनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो आप जितने भी जिस भी कैटेगरी में जितनी पोस्ट है उनको 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो उतने ही कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सेकंड फेज होगी वो होगी सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट। और ये पेपर है वो सब्जेक्टिव बेस्ड होगा जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट भी होंगे, एक लाइन 1 वर्ड के क्वेश्चन भी होंगे, छोटे डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन भी होंगे और थोड़े बड़े क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, इसमें आपका जो एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का है, सफिशिएंट टाइम है। क्या सिलेबस आएगा उसके बारे में आगे थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम का मीडियम भी क्या इंग्लिश होगा, तो मैंने पहले ही बता दिया कि जब पूरी एग्जाम हो इंग्लिश में होने वाली है। और जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, इस टेस्ट को पास करने के लिए मिनिमम आपको 35% पासिंग नंबर चाहिए। ठीक है, तो इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको 35% मार्किंग आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो 150 में से आपको 35 नंबर लाने के लिए एटलीस्ट आपको 52 नंबर लाने पड़ेंगे इस टेस्ट को पास करने के लिए। ठीक है, और इस टेस्ट में जो भी कैंडिडेट पास होंगे उनको ट्वाइस मतलब 2 to 16 कैंडिडेट हमने फर्स्ट टेस्ट में पास किए, उनमें से इसमें जो 35% नंबर लाएंगे उन कैंडिडेट्स में से जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट होंगे उनके केवल डबल नंबर को ही इस टेस्ट के लिए उनको क्लियर किया जाएगा, अटेम्प्ट किया जाएगा। ठीक है, जो इंटरव्यू में बैठ पाएंगे। सभी कैंडिडेट्स को चाहे कितने भी कैंडिडेट 35 से ऊपर नंबर लाए इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटरव्यू में जाएंगे। केवल जितनी वैकेंसीज हैं इंटरव्यू के लिए जाएंगे उन कैंडिडेट्स के ट्वाइस नंबर हैं उन्हीं को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब जो कि आपकी जो फाइनल स्कोर बनेगा उसमें आपका सब्जेक्टिव प्लस आपका इंटरव्यू काउंट होगा। तो सब्जेक्टिव के नंबर कितने होंगे, 87.5% मार्क्स आपके सब्जेक्टिव के काउंट होंगे प्लस रिमेनिंग 12.5% मार्किंग है वो आपके इंटरव्यू की काउंट होगी। ठीक है, तो यही नंबर के बेसिस पे आपका फाइनल स्कोर काउंट होगा और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो 3 फेजेज में एग्जाम कंप्लीट होगी। अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस। तो जो भी कैंडिडेट्स असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसका सिलेबस काफ़ी टीडियस है, काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है। जितना भी कुछ हो सकता था सब कुछ इसमें ऐड किया गया है, चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग का पार्ट हो, सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट हो, जनरल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पार्ट हो, जनरल इन्वायरमेंटल साइंस हो, सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया। तो सिलेबस काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, स्पेसिफिक बुक से आपको स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। तो सिलेबस के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पर्टिकुलर सिलेबस या पर्टिकुलर यूनिट के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, खासकर मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। अब आगे आपको ये डिसाइड करना है कि पर्टिकुलर टॉपिक कोई भी बुक आपको कंप्लीट नहीं पढ़नी है, अदरवाइज तो आप इसका सिलेबस कभी कवर ही नहीं कर पाओगे। या तो आपके अपने नोट्स होंगे जो आपने यूजी लेवल पे या एमटेक लेवल पे आपने इसको तैयार किए होंगे, पढ़े होंगे, या आप किन्हीं स्पेसिफिक बुक्स का स्पेसिफिक टॉपिक से पर्टिकुलर पॉइंट के नोट्स आप रेडी कर सकते हो या पढ़ सकते हो। कोई भी पूरी बुक को फॉलो करने लगोगे तो यहाँ पे जैसे केमिकल इंजीनियरिंग की हम बात करें उसकी एक यूनिट है, तो केमिकल इंजीनियरिंग की अलग से एक पूरी बुक आती है जो काफ़ी बड़ी बुक आती है, काफ़ी ब्रॉड सिलेबस होता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का अलग से सिलेबस होता है, सिविल इंजीनियरिंग का अलग से होता है, इन्वायरमेंटल साइंस का अलग से। तो इतनी बुक्स को एक साथ कवर करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो हम यूनिट बाय यूनिट कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी फेमस बुक है। तो सबसे पहले यूनिट हमने सिलेबस को यूनिट वाइज थोड़ा डिवाइड कर दिया है तो इजी रहेगा समझने के लिए। तो सबसे पहले यूनिट है जो बेसिकली इकोसिस्टम और इकोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसके लिए आपको कोई भी इधर उधर की बुक्स को नहीं पढ़ना है। इकोलॉजी के लिए सबसे
बेस्ट बुक है, पीडी शर्मा की बुक आती है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। इस बुक की इकोलॉजी के चैप्टर बहुत ही वंडरफुल चैप्टर्स हैं, जिनको आप इजी लैंग्वेज में अच्छे से पढ़ सकते हो, इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो यूनिट 1 के लिए आप इस बुक को रेफर कर सकते हो। चलिए हम यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 में बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज पे फोकस किया गया है। तो मोस्ट ऑफ द जो नेचुरल रिसोर्सेज के पॉइंट इस इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पीडी शर्मा की जो बुक है इसके अंदर कवर किए गए हैं। जो भी रिमेनिंग टॉपिक हैं उनको आपको इंटरनेट से ही पढ़ना पड़ेगा। उनके लिए आपको कोई स्पेसिफिक बुक नहीं मिलेगी। जैसे हम बात करते हैं लैंड एज ए रिसोर्सेज, ये जो सेकंड हाफ पोर्शन है इसका, ये आपको इंटरनेट से ही कवर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई बुक नहीं मिलेगी। एज पर माई नॉलेज बुक हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी आपको स्पेसिफिक बुक इस पार्ट के लिए नहीं मिलेगी। तो इस बुक को आप कोशिश करना कि आप इंटरनेट से इसको कवर करो। अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, जो कि यूनिट नंबर 3 में दी गई है। बायोडाइवर्सिटी के लिए भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में एक बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है, जो काफ़ी अच्छा और एकदम अच्छे तरीके से दिया हुआ है, जिसको आप पढ़ सकते हो। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। यूनिट 4 मेनली है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड मैं चाहूँगा कि इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आप हमसे ले सकते हो, या जो भी वीडियो है वो हमारे चैनल पे, जो कि एकेडमी ऑफ इन्वायरमेंट साइंस एंड एग्रीकल्चर के नाम से है, वहाँ पे जाके आप पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं उनको देख सकते हो। ये टॉपिक बहुत अच्छे से हमारे वीडियोज में कवर किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट 5। तो यूनिट 5 जो कि वो भी पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड है। तो इस यूनिट के भी मोस्ट ऑफ द टॉपिक हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे कवर किए गए हैं, तो आप वहाँ से जाके इनको पढ़ सकते हो। यूनिट 6 जो कि वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। यूनिट 6 के भी जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किया, और उनके डिटेल वीडियो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जहाँ से जाके आप उनको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। यूनिट 7, अब हम आगे की जितने भी यूनिट आने वाली हैं वो यूनिट, अब तक हमने देखा कि जो भी सिलेबस है वो बेसिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, लेकिन अब जो भी यूनिट आएंगी वो सिविल इंजीनियरिंग की यूनिट आएंगी, वो केमिकल इंजीनियरिंग की यूनिट्स आएंगी, वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की यूनिट्स आएंगी। ठीक है, डिजाइनिंग की से रिलेटेड जो भी यूनिट है वो आएंगी। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट यूनिट है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इसके लिए जो एक इम्पोर्टेंट बुक है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, काफ़ी अच्छी बुक है, जिसका पीडीएफ गूगल पे अवेलेबल है। आप इसको डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हो, ऑथर के नाम पे लैरी एम मेज के नाम से आप इसको सर्च कर सकते हो, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें से जो भी टॉपिक आपको सिलेबस में दिए गए हैं उनको पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो सीपीओ के जो मैनुअल हैं उनके अंदर भी वाटर रिसोर्स से रिलेटेड, उनके डिजाइन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स अच्छे से दिए गए हैं, तो उनको भी आप रेफर कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस से पढ़ना है, कौन सा आपको अच्छा लगता है, इजी है पढ़ने में। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप गूगल पे सर्च करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में यूनिट नंबर 8, इसके अंदर है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सिस्टम है। ये टॉपिक भी आपको पीडी शर्मा की जो बुक है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसके अंदर मिल जाएगा। ये बुक आपको मिल जाएगी, आप इसको अमेजन पे या इसको फ्लिपकार्ट से आप इसको मंगा सकते हो। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 9 जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है, और फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ नोट्स हैं वो बायजूस के द्वारा भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसकी एक इम्पोर्टेंट बुक है जो कि काफ़ी फेमस बुक है, जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग करते हैं उनके बीच में, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मैकेनिक्स, जो कि आर के बंसल के द्वारा लिखी गई है। इस बुक को आप पढ़ सकते हो, ये टॉपिक इन बुक्स में बहुत अच्छे से दिए गए हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 9 जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है, वो आप या तो बायजू के नोट्स भी प्रीफर कर सकते हो, या आप इस टेक्स्ट बुक को प्रीफर कर सकते हो। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 10 केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको अलग से कोई ज़्यादा नहीं है, इसके लिए एक काफ़ी फेमस बुक है जिसका नाम है एन इनसाइट इनटू केमिकल इंजीनियरिंग, एम सुब्बू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस बुक है। इस बुक से इस टॉपिक को आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा इस टॉपिक को आप
इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो कि गिलबर्ट मास्टर की एक बुक है, उससे भी आप इसको देख सकते हो। तो दोनों में से कोई भी बुक है, गिलबर्ट एम, एक गिलबर्ट इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के नाम से एक बुक है गिलबर्ट एम की, इस बुक से, या आप एम सुबू की बुक, दोनों में से किसी भी बुक से केमिकल इंजीनियरिंग का पोर्शन को कवर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 11 की। तो यूनिट नंबर 11 जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, सो इसके लिए भी एक बहुत ही फेमस बुक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ओपी खन्ना के द्वारा लिखी गई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इजी लैंग्वेज में बुक है। तो ये जितना भी पार्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, वो सारा इस बुक के अंदर कवर किया गया है। तो जो भी स्पेसिफिक टॉपिक है वो आप इस बुक से पढ़ सकते हो, कोई भी बुक पूरी नहीं पढ़नी है। जो जो आपके सिलेबस में पर्टिकुलर टॉपिक है, केवल उन्होंने को आपको कवर करना है। अब हम बात करते हैं यूनिट 12 की, जो कि प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल वर्क से रिलेटेड है। और ये भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बुक, जो कि ओपी खन्ना की बुक है, उसके अंदर दिया गया, तो वहां से आप इसको कवर कर सकते हो। अब है यूनिट नंबर 13, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। सो जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड रूल एक्ट्स हैं, वो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे कवर किए गए हैं, तो वहाँ पे आप इनका वीडियो देख सकते हो, वो अच्छे से दिए गए हैं। यूनिट नंबर 14 जो कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, EMS। सो EMS के लिए कोई पर्टिकुलर बुक मैं नहीं चाहूँगा कि आप कोई बुक रेफर करो। इसके लिए सबसे बेस्ट साधन है, आप ISO की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे इसका मैनुअल है, और वहाँ से जो भी पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे ISO 14000 के बारे में आपको पढ़ना है, क्या क्या इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग क्या होती है उसके बारे में आपको देखना, तो वो सब आप उसकी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ से जाके पढ़ लेना। इसके लिए कोई बुक्स की अलग से आपको ज़रूरत नहीं है, ये वेबसाइट मिल जाएगी। ये वेबसाइट का होम पेज जो मैंने यहाँ पे दिखाया, ये होम पेज है। यहाँ पे जाओगे तो इनके सब मैनुअल्स, PDF वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 15। ये यूनिट जो कि जो भी स्टूडेंट है इन्वायरमेंट को, सबसे ज़्यादा ये उनको परेशान करने वाली यूनिट है। वो हमेशा यही सर्च करते रहते हैं कि करंट इन्वायरमेंट कहाँ से पढ़ना है। तो इसके लिए आपको कोई वैसे स्पेसिफिक बुक तो है नहीं। जो भी मंथली मैगजीन या जो भी कोई सिविल की मंथली मैगजीन्स आती हैं, उनमें कुछ 3-4 पेजेज हर बार इन्वायरमेंटल, करंट इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में आता रहता है। तो वहाँ से आप देख सकते हो, कोई पर्टिकुलर मैगजीन से आप पढ़ सकते हो, या गूगल से कोई वेबसाइट से आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से कोई भी बुक नहीं है। उसके बाद में यूनिट 16 की बात करेंगे, जिसके अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन रिसर्च, ये सब टॉपिक हैं। वो आप प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये एक बुक है, उलरिच के द्वारा लिखी गई है ये बुक, जो कि अवेलेबल है अमेजन और फ्लिपकार्ट पे, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। और ये टॉपिक इस बुक्स के अंदर अच्छे से कवर किए गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 17 जो कि प्रोडक्शन कंट्रोल से रिलेटेड है, और ये टॉपिक भी इसी बुक में दिया गया है, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, रिटन बाय द उलरिच के द्वारा। सो यूनिट नंबर 16 और 17 दोनों ही इसी बुक से आपको कवर करनी है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लेंथी सिलेबस है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, आपको बहुत ही सिलेक्टिव होना पड़ेगा इस सिलेबस को कवर करने के लिए। मैंने काफ़ी बुक्स के बारे में डिस्कस किया, तो इतनी बुक्स मुझे लगता है कि आपके लिए मंगवाना और उनको पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो आप कोशिश करना, अपने ग्रुप बनाओ, दोस्त बनाओ, अलग अलग बुक परचेज करो, आपस में शेयर करो, मिल के पढ़ो, ठीक है। तो आप कवर करोगे सब चीज़ों का, किसी पे एक स्टूडेंट पे कोई पर्टिकुलर बर्डन भी नहीं रहेगा। तो ये कुछ बुक्स की लिस्ट है जो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है, जैसे वाटर सोर्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड गिलबर्ट मास्टर की जो बुक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनसे आपका सिलेबस लगभग, मैं ये कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट मोर देन 90% सिलेबस आपका इन्हीं बुक से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब दोस्त मिलके एक एक बुक परचेज कर सकते हो और उनको मिलजुल के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स,
आज हमने जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, किस यूनिट के लिए कौन सी बुक है, उनके बारे में डिस्कस किया है। तो आप हमारे कांटेक्ट में रहिए, टाइम टू टाइम हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो सब्जेक्टिव के लिए आपको हम काफ़ी हेल्प कर देंगे। हम आपके साथ कुछ क्वेश्चन भी शेयर करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के इस एग्ज़ाम में, असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।